वो क्या बात करेगी ओबीसी की? वो अपने गृहवा में नज़र डाले ना पहले कि उन्होंने कितने ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बनाए, उनके कितने ओबीसी सांसद, जहां उनकी कैबिनेट में कितने ओबीसी मिनिस्टर रहे। जुमला तो अवाम समझती है सब कुछ। अवाम ने पहले भी उनको जवाब दिया है और 24 में भी जवाब देंगे। आप जाइए, गरीब का बच्चा देखिए पत्थर मार रहा है कि स्कूल जा रहा है। वो तो तैयार ही नहीं हो रहे। वो फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, वो वो तो बोले करें ना, कुछ बदलाव ही नहीं हुआ। वो तो पहले से भी हालात उनको बद से बदतर हो उनको गए। उनको तो बदतर ही दिखेगा ना, उनके लिए बदतर हो गए ना। उनको, उनके लिए गरीब माओं के बच्चे मरना कम हो गए ना। कश्मीर के नौजवान, हाँ, अब कश्मीर की यंगर जनरेशन ये समझ गई है। आज G20 का होस्ट ये जम्मू कश्मीर के लोगों का एक बहुत बड़ा अमन में उसका एक हिस्सा है। कभी आपको वक्त मिले ओवैसी साहब को भी ये पूछिएगा कि जब शरीयत ने उसको हक दिया था बाप की जायदाद में, तो आपने पूरे देश में ये बात आप खुल के क्यों नहीं करते हैं? मैंने एक बड़े आलम से ये बात सुनी, कहते नरेंद्र मोदी जी तो वो कर गए जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के किसी 70 साल में किसी बड़े आलम ने नहीं करा। नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। महिला आरक्षण बिल, जिसे नया नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा के बाद राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया। इस मुद्दे पर और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो वर्तमान हालात हैं, धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला, जम्मू कश्मीर में आखिर विधानसभा चुनाव कब होंगे, 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आज इस मुद्दों पर जो बात करने के लिए हमारे साथ शख्सियत बैठे हुए हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, जम्मू कश्मीर से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जनता के दिलों पर राज करने वाले हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए गुलाम अली खटाना साहब हैं। खटाना साहब, आपका बहुत स्वागत है एचसीएन न्यूज़ में। जी जी बिल्कुल जी, थैंक यू, शुक्रिया आप सब लोग आए हैं। मेरा पहला सवाल है सर, नए संसद भवन में आप प्रवेश कर गए, राज्यसभा के आप ऑनरेबल सांसद हैं, महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में पास हो गया, किस तरीके से इस पर अपनी टिप्पणी जाहिर करेंगे? एक ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकार का रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है जी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जी। नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में हम्म, हमारा जो महिलाओं का, बहनों का के लिए जो हमने कानून लाया है, उनके पॉलिटिकल रिजर्वेशंस के लिए पार्लियामेंट में और असेंबलियों में, जी उसमें हमारी एक ही मकसद है कि हम महिलाओं, भारत की जो महिलाएं हैं, जी जो हमारी बहनें हैं, उनको इज्जत कैसे मिले समाज में, उनको मजबूत कैसे बनाया जाए, उनको ताकतवर कैसे बनाया जाए, और देश की तरक्की का और देश की हर फील्ड में उनका हिस्सेदारी और उनका जो टैलेंट है, उन जो 50% हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। हालांकि हम रिजर्वेशन में उनको 33% रिजर्वेशन ही दे रहे हैं। लेकिन अहम सवाल यहाँ पर खड़ा होता है खड़ान साहब कि लोकसभा में दो वोट एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने इसके विपरीत फेवर नहीं किया। क्या रीज़न हो सकता है? बार बार आप भी माइनॉरिटी से आते हैं, उनका कहना है कि माइनॉरिटी का अधिकार नहीं है इसमें, महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए, अपोजिशन का काम है नुक्ताचीनी करना, नून के नुक्ते निकालना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है, जी जहाँ जो हमारा देश के प्रति विज़न है, 140 करोड़ जो लोग हैं, हम, हमारे लिए सब बराबर है। उसमें 50% हमारी बहनें हैं। हम किसी को अपीज़ नहीं करते, हम किसी को टीज नहीं करते। हमारे लिए हर नागरिक, अंत्योदय से लेकर आखिरी गरीब आदमी से लेकर और बड़े से बड़े आदमी तक, हमारे लिए सब बराबर है। ये उनकी नज़र है
वो इस तरह क्यों टिप्पणी करते हैं? उन्होंने वोट, हालांकि इस्लाम ने, अगर आपने मिनॉरिटी की ही बात करी तो इस्लाम भी एक ऐसा बड़ा मज़हब है दुनिया का जिसने औरत को प्रॉपर्टी में हक दिया, जायदाद में हक दिया, लेकिन भारत में हमने नहीं इम्प्लीमेंट करा। ओवैसी साहब को इन सोशल लेवल्स पे भी काम करना चाहिए। दहेज की बीमारी है, हज़ारों हमारी बहनें निकाह इसलिए नहीं कि उनके पास दहेज नहीं है देने का। समाज में बहुत सारी इवल्स हैं। आज जो खर्चे शादी पे होते हैं उस पर भी काम करना चाहिए। अब उन्होंने क्यों वोट नहीं किया, ये आप उनसे ही पूछिए। बार बार विपक्ष में खासकर जो INDI गठबंधन बना है, सदन में जब चर्चा हो रहा था सर, तो आपने भी सुना कि कुछ कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमला है, कुछ कह रहे हैं कि 9 वर्षों में क्यों नहीं महिलाओं का याद आया। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम तो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन OBC कहाँ है? OBC समाज इतना बड़ा समाज है, उनमें इनका भागीदारी कितना है? और कब ये जो बिल आपने तो पास कर दिया दोनों सदन में, ये लागू कब करेंगे? ये सवाल विपक्ष द्वारा पूछा जा रहा है। वो क्या बात करेगी OBC की? वो अपने गृहवा में नज़र डाले ना पहले कि उन्होंने कितने OBC प्राइम मिनिस्टर बनाए, उनके कितने OBC सांसद, जहाँ उनकी कैबिनेट में कितने OBC मिनिस्टर रहे। जब आप किसी पे अटैक करते हैं या किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पहले अपने गृहवा में नज़र डालनी चाहिए। मंडल कमीशन को किसने स्टॉप करा? OBC की रिजर्वेशंस को किसने रोका? आज देश का वज़ीर आज़म OBC समाज से है। वो क्या OBC की बात करेंगे? जिन्होंने OBC का मजाक उड़ाया, उनमें फीलिंग ही नहीं बन सकती OBC समाज के लिए। वो जुमला तो अवाम समझती है सब कुछ। अवाम ने पहले भी उनको जवाब दिया है और 24 में भी जवाब देंगे। मेरा सवाल है सर, आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, जम्मू कश्मीर से BJP के आप राज्यसभा सांसद है। जम्मू कश्मीर में आपने बहुत काम किया है, ज़मीनी स्तर पर आपने बहुत काम किया है। जम्मू कश्मीर की जनता आपकी जो नाम लेती है, लेकिन सवाल यही है कि धारा 370 हटने के बाद वर्तमान में जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? देखिए, जितना आपने कहा है कि मैंने बहुत काम करा है, मैंने भी काम करा है। हमारे में पैशन है, एंथुसियाज्म है, हम काम करते हैं। जब तक 100, 200, 500 लोगों की बात ना कर सके एप्रोप्रिएट फोरम पे, हमें नींद नहीं आती है। आज भी हमारा वही हाल है। हमारे पास OPT बहुत है, हम काम करते हैं। यूनियन लेवल पे काम हूँ, हम यूनियन जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको अप्राइज करते हैं। जो वहाँ LG इंतज़ामिया के पास इश्यूज़ हैं वो बात करते हैं और हमारी बात सुनते हैं। हम गरीब की बात करते हैं, सभी सेक्शन की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, सब की बात करते हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में क्या हालात है सर? धारा 370 जब हटा तो पहले कैसा था जम्मू कश्मीर, अब क्या है? अब जाइए, घूमिए, देखिए रात को दुकान खुलता है कि नहीं। आप देखिए कि रिलीजियस प्रोसेशन जो पिछले 30 साल 35 साल से बंद थे, वो लोगों ने अपनी मजहबी प्रोसेशंस में हिस्सा लिया कि नहीं लिया। आप जाइए, गरीब का बच्चा देखिए पत्थर मार रहा है कि स्कूल जा रहा है। आप देखिए कि स्कूलों में प्लेग्राउंड में बच्चे खेलते हैं कि नहीं खेलते। आप देखिए जाके कि वहाँ आज कोई कैलेंडर क्यों बंद हो गया। आज देखिए वहाँ अमीर के साथ साथ पहले कुछ फैमिलीज़ के लोग ही पढ़ते थे और गरीब के बच्चों का जो जहनियत है उसको दोहरा, उसमें प्रोग्रामिंग की जाती थी और बड़े एक प्लानिंग के साथ वो करते थे। कई बार हमारे सीनियर लीडरशिप ने उनको सूडो सेकुलरिज्म कहा है। उनको ये पछता ही नहीं, आज भी नहीं उनको पछता है अमन हो। 10-20 रोज के माओ के बच्चे वो तो तैयार ही नहीं हो रहे। फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, वो तो करें कुछ बदलाव ही नहीं हुआ। वो तो पहले से भी हालात बद से बदतर उनको तो बदतर ही दिखेगा ना, उनके लिए बदतर हो गए ना।
उनको, उनके लिए गरीब माओं के बच्चे मरना कम हो गए ना, तो उनके लिए बदतर हो गए। उनका धंधा अब नहीं चलेगा। अब कश्मीर में, जम्मू में और दिल्ली में अलग अलग स्टेटमेंट देने वाला वक्त चला गया। लेकिन अब आतंकी जमीनी सतह पे काम करना होगा। वो पैसा डाइवर्ट करके खुद Z+ सिक्योरिटी में घूमना और वहाँ की अवाम के लिए वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसी न बनाना और ऐशो असरत की ज़िंदगी गुजारना, ये काम था। अब ये नहीं चलने वाला है। ये वक्त ख़त्म हो गया है। अब कश्मीर के नौजवान, अब कश्मीर की यंगर जनरेशन्स ये समझ गई है। आज G20 का होस्ट ये जम्मू कश्मीर के लोगों का एक बहुत बड़ा अमन में उसका एक हिस्सा है। हमारी सिक्योरिटी ग्रिड का, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का, हमारे इंतज़ामिया का, वहाँ के सिविलियन का, वहाँ LG प्रशासन का, और ख़ासकर यहाँ नरेंद्र मोदी जी और देश के वज़ीर दाखिला अमित शाह जी जम्मू कश्मीर को खुद मॉनिटर करता है, खुद जो जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता करते हैं, उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनकी इंडस्ट्री के लिए, उनका फ्रूट इंडस्ट्री के लिए उनका GI टैग दिया। कोई सोच सकता था केसर को, राजमा को, बासमती को? आज उनके लिए, मतलब एक छोटे से इलाज के लिए 10-10 रुपये लोग चंदा इकट्ठा करते थे। आज मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख का फ्री इलाज, अगर 5 मेंबर फैमिली के हैं तो 25 लाख उनके हाथ में है। आज PMAY के तहत आज जो गुसल खाने, जो एक औरतों को, जो महिलाओं को इज्जत दी गई, आज एब्रोगेशन के बाद जो हमारी बहन दिल्ली में, जब देश के किसी कोने में, जब विदेश में कहीं शादी करती थी, जब उसको ससुराल से जहाँ तलाक हो जाती थी, वो ना वहाँ की रहती थी ना वहाँ की रहती थी, उसको पुश्तानी हक नहीं था। कभी आपको वक्त मिले ओवैसी साहब को भी ये पूछिएगा कि जब शरीयत ने उसको हक दिया था बाप की जायदाद में, तो आपने पूरे देश में ये बात आप खुल के क्यों नहीं करते हैं? पूछिएगा उनसे। ट्रिपल तलाक की वो बात करते हैं। अरे दुनिया के बड़े बड़े देश जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, उनमें इंस्टेंट तलाक का कल्चर नहीं है। मैंने तो एक मैं उसमें गया, एक बड़ी मजलिस में, जो दुआया मजलिस होती है, 40वां जिसको कहते हैं, मैंने एक बड़े आलम से ये बात सुनी, कहते नरेंद्र मोदी जी तो वो कर गए जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के किसी 70 साल में किसी बड़े आलम ने नहीं करा। ये तलाक वाले बेसिक टेनेट से जो साबित था, वो नरेंद्र मोदी जी ने करा। कांग्रेस को क्यों नहीं दिखा? ओवैसी को क्यों नहीं दिखा? वो क्यों उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं? अच्छा, कब तक, अगर जम्मू कश्मीर में हालात सही हैं सर, तो कब तक वहाँ पर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं? किसी भी इलेक्शन के लिए वहाँ अमन होना ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जमहूरियत पे बिलीव करती है, और हमारे पास सिर्फ पीस है। हालात को मुआफ़क बनाना इलेक्शन के लिए, हमने वहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन करवाया है, हमने वहाँ पंचायत इलेक्शन करवाया, हमने वहाँ DDC BDC को, वहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी। हमने उन सेक्शंस को जिनको 70 साल, जिन सेक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करा, हमने उनको रिकॉग्नाइज करा, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, उनको DDC में, ब्लॉक काउंसिल्स में, जिला काउंसिल, उसमें उसको रिजर्वेशन दी, हमने इलेक्शन करवाया। अभी हम जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमें हुक्मनामा आएगा, क्योंकि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो हम इलेक्शन करवाएंगे, हमारी प्रायोरिटी में है। अच्छा, कब तक जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित बच सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं कश्मीरी पंडित? देखिए, कोई भी हो, वो अपनी ज़मीन से, जब जहाँ उसका बचपन निकला हो, जब वो उससे निकले, तो एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ख़ासकर जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी हो और मुसलमानों पे ये इल्ज़ाम लगे कि उनकी वजह से
मेजॉरिटी मिनॉरिटी की वजह से निकला हो, तो ये एक बड़ी मतलब इमेजिनेशन से दूर बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनकी रिहैबिलिटेशन, उनके लिए अलग से फ्लैट बनाना, उनको एक नेटिव एनवायरनमेंट देना, उनकी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी उसको प्रोटेक्ट करना, उनकी जो मजहबी विरासत थी, जो उनकी जगह थी, उनको महफूज करना, और दोबारा से जो भी उनके मजहबी जो प्रोग्राम्स रहते थे वो कश्मीर में हमने शुरू करे हैं, और उनको स्पेशल पैकेज भी दिया है कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट का, और जो भी हम उनके लिए और कर सकें हम प्रायोरिटी में करेंगे। और अभी हमने जो नया डिलिमिटेशन हुआ है उसमें भी उनके लिए नॉमिनेशन के लिए स्पेस रखी है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए। तो इस तरह करके हमारी सरकार का एक वो प्रायोरिटी में रहता है, क्योंकि हम किसी से अपीज़ या टीज़ हम बराबर का समझते हैं। हमारे लिए कश्मीर का हर सेक्शन बराबर है, उसमें कश्मीरी पंडित भी है।